गुड मॉर्निंग ऑल्स। तो ये क्लास हमारा डेटा स्ट्रक्चर का क्लास है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के सिर्फ डेटा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि डेटा किसे कहते हैं और उससे कुछ एग्जाम्पल्स थे। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या माइनर सा डिफरेंस होता है, एंड टाइप्स ऑफ डेटा किसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा में हम लोगों ने स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा देखा था। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, डेटा और स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है। तो डेटा के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, थोड़ा बहुत जल्दी समझ में आया है ना। आज हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम आपसे बात करें, आपसे जानना चाहें कि स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या समझते हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका एक ग्राफ तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि स्ट्रक्चर सिर्फ क्या है, ब्लूप्रिंट है ना। किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के पहले उसका क्या बनाया जाता है, एक ग्राफ बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ध्यान दिया होगा कि जो हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, 2-3-4 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती है। तो उस बिल्डिंग्स को बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि उसका एक पेपर पर हम एक स्ट्रक्चर तैयार कराते हैं, एक ग्राफ तैयार कराते हैं कि हमारा इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में हमारा बेडरूम यहाँ होगा, है ना, डाइनिंग यहाँ होगा, डाइनिंग रूम यहाँ होगा, हॉल यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें दिखाते हैं और उसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है, हमारी सिर्फ एक सोच होती है उसमें, और कुछ नहीं रहता। ठीक है, और फिर उस स्ट्रक्चर के बेस पर हम फिर बिल्डिंग को तैयार कराते हैं अपने लैंड पे जाकर के। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और उसमें है कि ये सारी चीज़ें जो है हम जितनी भी चीज़ें उस स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, उस ग्राफ में दिखाते हैं, है ना। अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का ही एग्जांपल लेकर के जो हम चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम जितनी भी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, बेडरूम, हॉल, है ना, गेस्ट रूम, ये सब, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। किसी भी फ्लैट के स्ट्रक्चर में या फिर किसी भी फ्लैट में ये नहीं देखा होगा कि बेडरूम बिल्कुल अलग हो गया है, डाइनिंग रूम बिल्कुल अलग हो गया है, किचन बिल्कुल अलग हो गया है ना। ये सारे के सारे रूम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक गेट से निकलिए दूसरे में आप पहुंच जाओगे, दूसरे से निकलिए तीसरे में पहुंच जाओगे, है ना। एक गेट से निकलिए आपको हॉल मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ठीक उसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरीके से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग उसको कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेटाज का कलेक्शन, डेटा का डिफरेंट डेटाज का ऐसा कलेक्शन जिसमें डेटाज एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसमें डेटा क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, जिनके रिलेशन के लिए हम कुछ लॉज यूज करते हो, लॉजिक यूज करते हो, कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हो, जिससे हमारे डेटा क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो इनका जो रिलेशन है, उस रिलेशन को एक अरेंजमेंट देना, एक अरेंजमेंट में उनको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, जैसे कि डेफिनेशन अगर हम देखें इसका, तो स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, क्या कहा, स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और सिस्टम। इसका दूसरा डेफिनेशन भी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल ऑब्जेक्ट, a structure is a formal object that is defined by a set of laws, properties and relationship। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उसको अरेंज कर रहे हैं कि हमारा डेटा, एक डेटा दूसरे डेटा से क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जो डिफाइन करते हैं, एक अरेंजमेंट तैयार करते हैं, एक मैनर में उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि डेटा किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। अब हम अपने मेन सब्जेक्ट पर आते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। ये दोनों जो दो चीज़ें थी, डेटा और स्ट्रक्चर, इनको हम लोगों ने अलग अलग डिफाइन करके दे दिया। अब हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? Okay, what is the definition of data structure? So data structure is representation of the logical relationship existing between individual elements of data।
इसको हम लोग इसका एक और डेफिनेशन हम लोग ऐसा दे सकते हैं कि अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स दैट कंसीडर्ड नॉट ओनली द एलिमेंट्स stored but also their relationship each other. ओके, तो यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक डेटा दूसरे डेटा के साथ में क्या होता है, लॉजिकली एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। मतलब डेटा जब लॉजिकली एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, ठीक है, तो ऐसे डेटा से कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। क्या है डेफिनेशन? कि डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा। एंड इसका जो दूसरा डेफिनेशन था, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स दैट कंसीडर नॉट ओनली द एलिमेंट्स स्टोर्ड बट आल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस, है ना, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसका सबसे पहला एडवांटेज है वो है रीयूजेबल, है ना। इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है वो क्या है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज के लिए हमने, अगर कोई हमारा प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए हमने डेटा का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, है ना, तो एक बार उसको यूज करने के बाद हम उसको अगर सेव करके रखे रहे तो इन फ्यूचर हम उसको फिर से किसी दूसरी जगह पर फिर से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज कह सकते हैं, दैट इज रीयूजेबिलिटी। कि अगर एक बार हमने किसी भी डेटा के लिए डेटा स्ट्रक्चर या किसी प्रोग्राम के लिए डेटा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया तो उसका यूज एक बार तो कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद अगर फ्यूचर करने में जरूरत पड़े तो हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर भी हम उसका यूज कर सकते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। एंड दूसरा है एफिशिएंसी। दूसरा क्या है, एफिशिएंसी, है ना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर का सेलेक्ट किया है। एफिशिएंसी हमारा ये डिफाइन करता है, ये होता है इसमें कि ये डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन किया है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्या किया जाए, हमारे पास में कलेक्शन ऑफ डेटा हो, मतलब कि नंबर्स का कलेक्शन हो, है ना, किस चीज़ के नंबर्स का कलेक्शन हो, ठीक है, जैसे कि 48, 92, 33, 64, 95, 82, है ना, ये हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स के कलेक्शन है। और इसमें से कहा जाए कि हमें कोई पार्टिकुलर नंबर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये तो सिर्फ 2, 4, 5 ही नंबर है, अगर इसी तरीके से सैकड़ों नंबर हो हमारे पास में, है ना, हमारे पास में सैकड़ों नंबर है, और ये कहा जाए कि उसमें से किसी एक नंबर को, पार्टिकुलर किसी एक नंबर को हमें क्या करना है, सर्च करना है, फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को एक अरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक अरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अरे क्या इसमें हम लोग करते हैं, उसको एक अरे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हम उसमें अपने उस पार्टिकुलर नंबर को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर को, पार्टिकुलर एक नंबर को फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए हमने जो डेटा स्ट्रक्चर चूज किया वो क्या था, अरे, है ना, वो क्या है, अरे है। अरे को ही यूज क्यों किया, दूसरा हमने क्यों नहीं यूज किया, हमने अरे का ही यूज क्यों कर रहे हैं, हम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आया है, कौन सा प्रॉब्लम, कि हमें एक नंबर सर्च करना है और उस नंबर को हम इजीली सर्च कर सकते हैं अरे के थ्रू। मतलब पहले हम, हमारे पास जो डेटा का कलेक्शन है उसको हम एक अरे के फॉर्मेट में रखें, और अरे के फॉर्मेट में रख करके हम अपना पार्टिकुलर डेटा जो है, पार्टिकुलर एलिमेंट जो है या पार्टिकुलर नंबर जो है उसे हम क्या करें, फाइंड करें। तो इस तरीके से हम उसको इजीली क्या
फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है, दैट इज एफिशिएंसी, जो कि डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हमने सेलेक्ट किया है अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ओके, तो इसमें अगर लिखना है तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे कि रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर आर रीयूजेबल, दैट इज वंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ पार्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर वी कैन यूज इट एट एनी अदर प्लेस। एंड सेकंड इसका एडवांटेज जो था वो है क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, suppose we have some data and we need to perform the search for a particular record. In that case, if we organize our data in an array, we will have to search sequentially element by element. Hence, using array may not be very efficient here. There are better data structures which can make the search process efficient, like orders array, binary search tree or hash table. ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि रीयूजेबिलिटी का जो एडवांटेज है वो क्या है कि हम अपने डेटा को अगर एक बार हमने किसी प्रोग्राम के लिए डेटा का एक स्ट्रक्चर तैयार किया, तो उसको अगर हम इन फ्यूचर के लिए हम उसको सेव करके रखे रहते हैं, तो क्या होता है कि फ्यूचर में कभी अगर जरूरत पड़ी किसी दूसरी जगह पर, तो हम उसका रीयूजेबल कर लेंगे, उसको हम फिर से यूज में ला सकते हैं। और दूसरा क्या था, एफिशिएंसी, वो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर का हम सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। जिसके लिए एग्जांपल दिया हमने कि हमारे पास में अगर नंबर का कलेक्शन है और उसमें से किसी एक पार्टिकुलर नंबर को हमें सर्च करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें हम अपने कलेक्शन ऑफ नंबर्स का हम क्या करते हैं, अरे के फॉर्मेट में हम रखते हैं, और उसके बाद वन एलिमेंट को हम सर्च करते हैं हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट से, है ना। कि हमें जिस एलिमेंट की सर्चिंग करनी है, जिस एलिमेंट को फाइंड करना है, उसे क्या करते हैं, वन बाय वन सीक्वेंसली वन एलिमेंट के साथ में हम उसका कंपैरिजन करते हैं, और जहाँ पर हमारा वो एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर हम स्टॉप हो जाते हैं और हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या होता है, सर्च करने पर मिल जाता है। ये एक बेटर एफिशिएंसी था, है ना। ये क्या है, बेटर एफिशिएंसी है, ये एक बेटर क्या है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या था, दूसरा एडवांटेज। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या आता है, एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम किसे कहते हैं, एल्गोरिथम। ओके, एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेसिंग को हम स्टेप बाय स्टेप अपने लैंग्वेज में क्या करें, फॉलो करें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका जो भी लॉजिक है, उस लॉजिक की प्रोसेसिंग को हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करें, जिसकी वजह से हमारा वो प्रॉब्लम क्या हो, बिना किसी एरर के सॉल्व हो जाए, बिना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए, तो उस स्टेप्स को या उस लॉजिक को जो हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसका हमको डेफिनेशन देखना हो कि डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो इसका होता है कि एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर हैविंग वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एल्गोरिथम इज फाइनाइट सेट ऑफ लॉजिक और इंस्ट्रक्शंस written in order for accomplish the certain predefined task. It is not the complete program or code, it is just a solution of a problem. Okay, तो इसके कुछ कैटेगराइज होते हैं, मतलब कि एल्गोरिथम के टाइप्स भी होते हैं, कैटेगराइज। कैटेगराइज ऑफ एल्गोरिथम, है ना। जैसे कि हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जाती है, हम उस टाइप का हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम का यूज करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, हमें क्या करना है, ऐड करना है, कोई भी चीज ऐड करना है या इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए एल्गोरिथम अलग अलग होते हैं। इंसर्ट, है ना, ऐड के लिए एल्गोरिथम होगा, यानी कि किसी भी दो नंबर्स को अगर हमें आपस में ऐड करना है, तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या करें, ऐड के जितने भी प्रॉब्लम हो हमारे पास में, वो सारे के सारे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। डेटा को इंसर्ट करने का एल्गोरिथम, ठीक है। फिर जैसे हो सकता है डेटा को डिलीट करने का एल्गोरिथम, ठीक। एंड फिर हो सकता है जैसे
डेटा को सर्च करने का एल्गोरिथम, जैसे कि अभी एफिशिएंसी में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोग डेटा को सर्च कर रहे थे, है ना। तो सर्चिंग के लिए एंड और हो सकता है जैसे कि डेटा को सॉर्ट करने का एल्गोरिथम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा से हमारे पास में उन्हें कहा जाए कि किसी एक फॉर्म में सॉर्ट किया जाए असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए एल्गोरिथम। तो ये कुछ क्या है, कैटेगराइज है हमारे किसके एल्गोरिथम के, जिसमें क्या है डिलीट है, इंसर्ट है, अपडेट है, ऐड है, सर्च है, सॉर्ट है, ठीक है। एक और हमने छोड़ के रखा है जैसे कि अपडेट। ये क्या है, कुछ कैटेगराइज है किसके एल्गोरिथम के। ऐड के एल्गोरिथम में हम डेटा का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा एल्गोरिथम जिसमें क्या हो, हम दो नंबर्स को या फिर डेटा को, दो डेटा का हम क्या करें, एडिशन करें, आपस में एडिशन हो। इंसर्ट में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, डेटा का इंसर्शन करते हैं। डिलीट में हम क्या करते हैं, और ऑलरेडी हमारा डेटा जो पहले से क्या है इंसर्टेड है ना, एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज किया जाए, जो स्टेप्स यूज किए जाए, जो लॉजिक यूज किया जाए स्टेप बाय स्टेप, उसे क्या कहते हैं, डिलीट एल्गोरिथम कहते हैं। पार्टिकुलर डेटा को सर्च करने के लिए, पार्टिकुलर डेटा को सर्च करने के लिए जिस लॉजिक के थ्रू हम उसे सर्च कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका जो एल्गोरिथम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम कहते हैं। सॉर्ट करने के लिए डेटा को पार्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डेटा को सॉर्ट करने के लिए किसी एक सीक्वेंस ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ठीक है। तो एक सीक्वेंस ऑर्डर में जिस लॉजिक का हम यूज करते हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं। डेटा को अपडेट करने के लिए जिस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जिस लॉजिक का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपडेट का एल्गोरिथम बोलते हैं। तो ये कुछ एल्गोरिथम थे, है ना। ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम में हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें सिर्फ दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिथम। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि एल्गोरिथम जो होता है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं होता है, पूरी की पूरी कोडिंग नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ लॉजिक होता है, प्रोसेसिंग होता है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये पूरा का पूरा कोई प्रोग्राम नहीं है ना, इसके बेस पर हम प्रोग्राम बनाते हैं, एल्गोरिथम के बेस पर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ये कोई पूरा हमारा प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है ना, कुछ लॉजिक्स होते हैं उसमें, हम उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए एल्गोरिथम हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला स्टेप हम लोग यूज करते हैं स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। स्टेप सेकंड में डिक्लेयर, क्योंकि हमें क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास पहले तो दो वेरिएबल होना चाहिए जिसमें ये दोनों नंबर्स हमारे क्या होंगे, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर थ्री इंटीजर्स टाइप वेरिएबल, that is x, y and z, that is x, y and z। यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, x, y और z, ठीक है। हमारे पास में नंबर तो सिर्फ दो ही है, दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दो नंबर्स को हम ऐड तो कर लेंगे, बट इन दोनों नंबर्स का जो एडिशन का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम कहाँ सेव करेंगे, तो उस रिजल्ट को सेव करने के लिए हमें तीसरे वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, वो क्या है, z है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा रहेगा डिफाइन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, डिफाइन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब हमारे पास में जो दो नंबर्स हैं जिनको हमें आपस में ऐड करना है, उनके लिए हम नंबर डिफाइन करते हैं, और वो नंबर जो होगा वो एक्स में एक नंबर एक्स और एक नंबर कहा जाएगा, वाई में जाकर स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स में हमने 10 लिया और वाई में हमने क्या कर दिया, ओनली 5, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है।
तो एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई, एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई एंड स्टोर आउटपुट इन जेड। एक्स और वाई को हम ऐड करेंगे और क्या करेंगे, जेड में उसे स्टोर करेंगे। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दैट इज अ लॉजिक। ये क्या है, लॉजिक है, जहां पर एक्स और वाई आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद उनका रिजल्ट होगा वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, जेड में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वल साइन है ये इक्वल ही असाइनमेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैथ्स में अगर हम लोग देखें तो इक्वल होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। ओके, उसके बाद हमारा जो पांचवा स्टेप होगा, हम लोग प्रिंट कराएंगे, इसको प्रिंट कराएंगे जेड को, ठीक है, प्रिंट जेड। तो इसमें अगर हम जेड को हमने प्रिंट कराया, ठीक है, और उसके बाद फिर छठवां स्टॉप होता है क्या, हमारा रिजल्ट हमको मिल जाए तो हमारा जो प्रोग्राम हुआ क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये एक एल्गोरिथम है सिर्फ किस चीज़ का, दो नंबर्स के एडिशन का, जहाँ पर हम लोग दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स, कुछ लॉजिक यूज़ किया है ना, और इसी स्टेप्स की प्रोसेसिंग करते हुए, इसी स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, है ना, जिनका डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। हम लोग डेटा टाइप चेंज भी करके देख सकते हैं, ठीक है। डेटा टाइप इंटीजर्स होता है, रियल होता है, जिसमें रियल के फ्लोट वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यूज होती है, ठीक है। इस टाइप के कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल डेटा टाइप था वो यूज़ किया है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करके हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक्स वाई और जेड। और इन तीनों वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स में हमें वैल्यूज पहले तो इंसर्ट करने हैं, दो वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। और जब दो वेरिएबल्स में हम वैल्यूज स्टोर करते हैं, तो एक वेरिएबल में हमने 10 स्टोर किया है, दूसरे वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया, 5 स्टोर किया है। उसके बाद इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करके इनका जो रिजल्ट होता है, इनका जो आउटपुट होगा, दैट इज 15। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 + 5 15। इसका जो रिजल्ट होता है उससे हम तीसरे वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल क्या है, z, जिसमें कि हम लोग इसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। और स्टोर करने के लिए अभी मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर हम लोग जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दैट इज इक्वल ऑपरेटर। ये दिख रहा है इक्वल ऑपरेटर है, ये मैथ्स में इसको हम लोग इक्वल बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस में हम लोग इसे इक्वल नहीं, इक्वल के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, उसका सिर्फ एक ही काम है, असाइनमेंट ऑपरेटर का सिर्फ एक ही काम है कि राइट हैंड साइड की वैल्यूज को मेमोरी एलोकेट कराना, है ना, राइट हैंड साइड की वैल्यूज को मेमोरी एलोकेट कराना लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएबल में, ठीक है। मतलब राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज आएगा, इस वैल्यू को स्टोर करना कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में। तो यहाँ की वैल्यूज एक्स और वाई यानी कि दोनों ऐड होंगे तो 15 और 15 आकर कहाँ पर हो जाएगा, जेड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जेड को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम लोग सी आउट, अगर C++ में हमने प्रोग्राम बनाया है तो सी आउट, है ना, जेड ऐसा कुछ लिखेंगे तो हमारा जेड में जो वैल्यू है वो क्या होगा, 15 एग्जीक्यूट होगा, वो हमको दिखेगा। और यहाँ पर हमने दो नंबर्स को ऐड करने का हमने क्या कर दिया, एल्गोरिथम पूरा बना लिया, और लास्ट में हम क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम का यूज करते हैं, है ना। इसी तरीके से और भी जो प्रॉब्लम्स है, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम होगा, सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम होगा, है ना, किसी नंबर को फाइंड करने का प्रॉब्लम होगा, तो हर प्रॉब्लम का एक अपना एल्गोरिथम होता है, स्टेप बाय स्टेप कुछ लॉजिक्स होते हैं। ये लॉजिक है, देखिए यहाँ पर हमने ये लॉजिक यूज किया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, और उस लॉजिक को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाता है ना, हम अपना रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और कुछ चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स वेरी